क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इनके मन के अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता, द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे एनेसेंट सिविलाइजेशन में से एक है। ये इसका जो एरिया जाता है कि 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में है और टाइम इसको है 2600 टू 1900 BC तक, ये बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। ये सबसे पहले यह आता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, वाई वी कॉल द हड़प्पा सिविलाइजेशंस, क्योंकि जब सबसे पहले इसकी जो खोज हुई सबसे पहले ये मिला, ये हड़प्पा नामक जगह पर मिला। हड़प्पा जो आज के करंट पाकिस्तान में मोंटेगोमरी जिले की रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा नामक जगह पर इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। वैसे ही सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के पास में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर भी खोज हुई थी, इसे अवशेष मिले थे, तो इसलिए उसका नाम मोहनजोदड़ो, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता दोनों रखा गया था। ठीक है ना। और सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसका नाम सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है इसे। और करीब करीब ये 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर कहा जाता है, लेकिन अब इसका एरिया करीब करीब 15 से 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुका है। तक फैल चुका है, क्योंकि ये जैसे जैसे इसकी खुदाई हो रही है वैसे वैसे ये बढ़ते ही जा रहा है। अब ये आता है कि सबसे पहले इसमें कितने करीब 3,00,000 से ज़्यादा इसके आसपास इसके अभिलेख मिले, जिसके उन एविडेंसेस मिले, उन एविडेंस के बेस पर हमें यह पता चल रहा है इसमें क्या क्या था। अब हड़प्पा सभ्यता को मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज द सिटी सिविलाइजेशन, क्योंकि ये नगर सभ्यता थी, एक ऐसा नगर सभ्यता जिसको वेल प्लान तरीके से एस्टेब्लिश किया गया था। और इस तरह से कि जैसे इसके अंदर एक कॉमन बाथरूम्स थे, जेंट्स लेडीज का अलग अलग था दोनों का, और जो रोड थी वो रोड्स 90 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री पर क्रॉस होती थी। यहाँ पर गोदाउन बनाए गए थे, यहाँ फोर्ट बनाए गए थे, और इसी तरह से लोगों को ये भी कहा जाता है कि इसमें आयरन से उनको परिचित नहीं थे, लेकिन गोल्ड से परिचित थे। आयरन उनको पता नहीं था आयरन क्या होता है, लेकिन वो गोल्ड से परिचित थे। गोल्ड और सिल्वर थे, यानी कि लेडीज ऑर्नामेंट्स यानी गहने पहने जाते थे। और जो बिजनेस होता था उसमें गुड्स एक्सचेंज भी होता था, यानी वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। जैसे चावल के बदले में गेहूं ले ले, गेहूं के बदले में कपड़े ले ले, ये भी होता था। और बाद में धीरे 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 इसमें कॉइन्स भी शुरू हुए, सिक्के बनाए जाने लगे, और जो सिक्के गोल्ड के भी थे और सिल्वर के थे। इस तरह से ये एक चीज तरह से हड़प्पा सभ्यता में ये चीजें डेवलप होने लगी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह था कि सबसे पहले इसकी खोज 1921-1922 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल, इन तीनों ने मिलकर इसकी खुदाई शुरू की। क्योंकि ये 1921-22 की बात है, तो उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल था। और 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच 1856 नंबर सन याद रखना है अपने को, 1856 कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का काम और रेलवे ट्रैक यानी कि रेल की पटरी बिछाई जा रही थी। उस पटरी पर जब इसकी खुदाई हुई तो खुदाई में वहाँ ईंटें मिली, ब्रिक्स मिली थी। अब ब्रिक्स मिलने पर और काफ़ी चीज़ें मिली खुदाई में, और वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, हड़प्पा से संबंधित थी, परंतु उस समय लोगों को इतनी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए, नहीं पहचान पाई कि ये चीज़ है क्या आके। तो उन ईंटों को उन लोगों ने क्या किया, जो काम कर रहे थे वहाँ पर, उन लोगों ने क्या किया, उन ईंटों को रेलवे लाइन में बिछाने के में उस जगह पर उन ईंटों को लगा दिया गया था। उन्होंने काम में ले लिया गया था। जैसे अक्सर होता पत्थर पड़े तो उनको यूज में ले लिया जाता है, तो वैसे ही वो यूज ले रहे थे उनको। वो ये नहीं था कि ये चीज़ें, उनको ये पहचान नहीं पा रहे थे कि ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट होगी कि एक बहुत सब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक उस सभ्यता के बारे में ये बताएगी, हमें जानकारी पूरी देगी। लेकिन वो चीज़ें उस वक्त उनको पता नहीं थी। और ये क्योंकि कराची और लाहौर ये
स्थान आधुनिक समय में, आज का मॉडर्न टाइम में अगर हम ये कहें तो कराची पाकिस्तान में। उन्होंने खंडर समझ लिया, खंडर समझकर उन ईंटों को वहीं पे काम में ले लिया गया। और उसके बाद समय जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, दो ब्रदर थे, ब्रटन ब्रदर्स ने, इन लोगों ने भी खुदाई की और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस के बारे में इन्होंने बताया था दुनिया को कि ये बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सभ्यता है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर एक्सकवेशंस नहीं किया गया, खुदाई नहीं की गई थी। अगर खुदाई की जाती तो शायद उसके बारे में और जानकारी हमें मिलती। 1920-21 के अंदर, 1920-1921 के अंदर माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी, दो नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं क्योंकि नहीं आर्कियोलॉजिस्ट है। इन आर्कियोलॉजिस्ट के नाम, अगर इतिहासकारों के नाम याद रखने के क्वेश्चन बनते हैं इन पे बारे में पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन ये कौन थे या इन्होंने किस सन में कहाँ पर खोज की थी, क्या खुदाई की थी, क्या बताया था, ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है ना। दोनों महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत भी दिया था। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का खनन किया था, खनन में खुदाई की थी उन्होंने। रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो, जो मैंने बताया था कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और आज के वर्तमान पाकिस्तान में वो स्थित है। ठीक है ना, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। Okay students, let's we have started the chapter history, chapter number 1, 8 मनके तथा अस्तित्व। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आता था। अब ये आता बात आएगी कि मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, सिंध का बाग या नकल स्थान। यानी कि जो लोग, जहाँ मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, वो जो जगह होती है उसे मुर्दों का या मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है ना। अब यह आता है कि सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल, इन्होंने पहली बार दुनिया को यह बताया था सिंधु सभ्यता भी कोई चीज है, हड़प्पा सभ्यता कोई है, और हड़प्पा सभ्यता कितनी इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए और इम्पोर्टेंट क्या है इसका, क्या इसकी वैल्यू है, ये सारी चीजें बताने वाला सबसे पहले 1924 में 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे जनरल सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने एक किताब लिखी थी अपनी, उस किताब में जिसे लंदन वीकली नाम दिया गया था। लंदन वीकली में इन्होंने क्या किया, ये नाम दिया था। लंदन वीकली में इन्होंने सभ्यता का नाम क्या दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। ये याद रखना क्योंकि 1924 से पूरा क्वेश्चन बनता है, इसके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर इसका, क्योंकि पहली बात ये होता है कि कोई भी सभ्यता जो होगी वो कहाँ पनपेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रहेगा कहाँ, जहाँ पानी होगा, और पानी कहाँ, नदी में ही होगा। तो नदी के किनारे बसने का यही कारण था, और नदी के किनारे बसे इसलिए इन्होंने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया था। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट या इसकी लिपि क्या थी, किस तरह से वो लिखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको कहा जाता था, दोनों तरफ से लिखा जाता था बेस्ट्रोफेदेन। क्या कहा जाता था, बेस्ट्रोफेदेन इसलिए कहा जाता था कि यह सभ्यता जिस तरह से लिखी जाती थी, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यहाँ से शुरू हुआ वापस यहीं से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होगा। जिस तरह से हम लिखते हैं कि हम एक ही जगह से, एक ही एंड से शुरू किया जाता है, ये लिपि जो थी बेस्ट्रोफेदेन का मतलब ये कि दोनों तरफ से लिखी जाती थी, दोनों एंड से इसको शुरू किया जाता था। और ये सबसे पहले सिंधु की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया था। Each and every person has get only trying to read the script, but still now no one can study this script. आज तक कोई भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाया क्योंकि ये चित्रात्मक थी, इसमें पेंटिंग्स थी, इसलिए अभी तक इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
सबसे पहला प्रयास 1925 में हुआ। 1925 में जो सबसे पहले वेंडेल ने किया था, वेंडेल ने ये कोशिश की थी कि भाई मैं ये पढ़ने की कोशिश करूं कि ये क्या है, क्या चीज होगी, मैं इस सभ्यता के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हर पेंटिंग एक अपने आप में एक भाषा होती है और पेंटिंग की भाषा को समझना वेंडेल ने कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुए। लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से ज्यादा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले। धोलावीरा धोलावीरा से सबसे ज्यादा अक्षर मिले हैं इसके, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। सूचना पत्र होता है, नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। और ये भाव चित्रात्मक, भाव मतलब फीलिंग्स जो होती है, आपके जो इमोशंस होते हैं वो चित्र किए जाते थे। उन चित्रों से बताया जाता था कि ये भाषा क्या कह रही है या ये चित्र क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सिंधु सभ्यता तो जानने की दृष्टि ये सबसे इंपॉर्टेंट। और ये जो पत्थर जिस पर जिन पत्थरों पर लिखा जाता था वो पत्थरों का नाम क्या था? सेलखड़ी। पत्थर का नाम क्या था? सेलखड़ी। सेलखड़ी के पत्थरों पर वहां पर अभिलेख लिखे जाते थे, चित्र बनाए जाते थे। और ये पत्र जो पत्थर हमें देखते सेलखड़ी के, ये होते थे आयताकार या रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर होता था तो उस पर कोई चित्र बनाए जाते थे या चित्र खुदाई की जाती थी। आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार चित्र दोनों मिलते हैं। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया कहां पर है? मिस्र की सभ्यता का उनको मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया मिस्र, यहां से हमें मिस्र यूरोप का एक देश है और यहां पर हमें सिक्के मिले। मिस्र मेसोपोटामिया के सिक्के हमें भारत में मिले, ठीक है ना। यहां संगमरमर की बनी हुई लोथल से भी मिली है। लोथल गुजरात में है। अब आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत और क्या है। अब आता है सबसे पहले इसे ब्रॉन्ज युगीन कहा जाता है। ब्रॉन्ज यानी कांस्य युगीन। इसमें इन लोगों को कांस्य का ज्ञान था, सोने का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जब ये पता चले कि कांस्य का तो ज्ञान था तो हो सकता है लोहे का भी हो। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बनता है कि क्या कांस्य युगीन होने के कारण क्या उनको लोह का भी ज्ञान था? क्या लोहे का ज्ञान उनको नहीं था? भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसे व्यापार वाणिज्य होता था, या फिर व्यापार होता था। यहाँ पर जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था, मतलब फिलॉसफी ऑफ अबाउट द लाइफ, बड़ा शांतिपूर्ण थे। शांति से जीना, आराम से जीना, कोई लड़ाई झगड़े से नहीं रखना। और बड़े औजार बनाए जाते थे। औजार, खेती भी होती थी तो खेती के लिए औजार बनाए जाते थे। हथियार भी बनाए जाते थे। हथियार सिर्फ इसलिए कि वो जंगली जानवरों से खुद की रक्षा कर सके। लड़ाई का नहीं था कि किसी और से लड़ाई हो, ऐसा नहीं था। जीवन के प्रति समझ इनका जो दृष्टिकोण भी था। अब ये आता है कि यहाँ पर विशाल स्नानागार मिले। विशाल स्नानागार यानी बाथरूम मिले। अब ये भी प्रश्न आता है कि कॉमन बाथरूम कैसे होते हैं। तो कॉमन बाथरूम का मतलब ये था कि आज के टाइम में अगर थोड़ा सा पानी के लिए रोड गीली हो जाती है, लेकिन वहां पर कॉमन बाथरूम ऐसे थे कि वहां के जो पानी निकलने के लिए जो नालियां बनाई हुई थी, और वो नालियां जहां से वो पानी निकलता था वो सारा का सारा पानी शहरों से बाहर जाता था, नगरों से बाहर चला जाता था। यानी कि नगरों के अंदर कीचड़ गंदगी बिल्कुल नहीं होती थी। और लोहे से परिचित नहीं थे। उल्लेखनीय लोहे का प्रश्न उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से मिला, जिसका समय 1050 ईसा के पास सिंधुवासी लोग
पीतल से भी परिचित नहीं थे। ये याद रख लेना, सिंधु घाटी वाले, सिंधुवासी एक तो लोहे से और पीतल, इन दोनों से परिचित नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है, परिचित किनसे थे ये तो आप जानते हो, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि सिंधुवासी लोहे और पीतल से परिचित नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, क्योंकि ये लोग लोहे से और पीतल से परिचित नहीं थे। अब आता है कि वो कौन कौन से सोर्सेस हैं या कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है। वो क्या चीज़ है? क्योंकि हड़प्पा के बारे में आज भी कोई ये कहे कि हाँ हमें पूरी जानकारी, ये संभव नहीं, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई अभी भी जारी है। और अगर हमें जिस दिन पूरी जानकारी मिले, ये क्योंकि इतिहास की जानकारी पूरी नहीं होती। सबसे पहले आता है आवास, कि वो रहते कैसे थे, घर कैसे थे, उनके आवास क्या थे, बर्तन कैसे थे उनके, आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स कैसे पहनते थे।